न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के 200 साल के बाद दुनिया की हालत ऐसी हो गई है कि छोटे छोटे जानवर म्यूटेट होकर अब बड़े विशाल मॉन्स्टर्स बन चुके हैं और इंसान घूल बन गए हैं। और ऐसे में 2 लोग निकले हैं अपने खोए हुए परिवार को ढूंढने। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन सीरीज फॉल आउट सीजन 2 को। सीजन 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसे देख लें, उसके बाद सीजन 2 कंटिन्यू करें। सीजन 2 की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से। न्यू वेगस शहर के उजड़ते हालात दिखाए जाते हैं। वहां नागरिक रॉब को कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते हैं। उसी कंपनी का मालिक रॉबर्ट हाउस टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था, जिसे देखकर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। बार में एक आदमी बैठा होता है। वो सब लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने ही तो उसे आज यहाँ तक पहुंचाया है, तुम लोगों ने ही उसे वोट दिया, तुम लोगों ने ही उसे इतना ताकतवर बना दिया कि आज वो कुछ भी कर सकता है। वो आदमी दूसरों से पूछता है तुम लोग करते क्या हो। एक आदमी बोलता है कंस्ट्रक्शन। इतना सुनते ही वो आदमी सबकी बेइज्जती करने लगता है। कंस्ट्रक्शन साइट के लोग उसे बाहर ले जाते हैं और मारने पीटने लगते हैं। लेकिन तभी वो आदमी उन्हें $31 मिलियन का ऑफर देता है और पूछता है अगर तुम्हें इतना पैसा मिल जाए तो तुम क्या करोगे। कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तभी वो आदमी एक डिवाइस निकालता है और बोलता है मुझे इसे तुम्हारे गर्दन के पीछे लगाना है। ये एक तरह का मार्केट रिसर्च का नमूना है, मुझे ये लगाने दो, उसके बाद ये सारे पैसे तुम्हारे। तभी वो कंस्ट्रक्शन वाला आदमी उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन मौका देखकर वो उसके गर्दन के पीछे वो माइंड कंट्रोल डिवाइस लगा देता है। फिर वो आदमी उस कंस्ट्रक्शन वाले को ऑर्डर देता है मेरा एक काम करो, इन सब को खत्म कर दो। और वो आदमी एग्जैक्टली वैसा ही करता है। वो अपने ही साथियों को मार डालता है जैसे डिवाइस लगते ही उसका खुद पर से कंट्रोल खत्म हो गया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी मशीन का पावर इतना बढ़ा देता है कि उस कंस्ट्रक्शन आदमी का सिर फट जाता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। हमें न्यू वेगस शहर का नजारा दिखता है जो पूरी तरह से बंजर बन चुका है। कुछ लोगों ने एक गूल को पकड़ रखा होता है। दूर से लूसी ये सब देख रही थी और वो लोग गूल को फांसी से लटका देते हैं। ये देखकर लूसी खड़ी होकर उनसे बात करने लगती है। वो कहती है ये गूल तुम सबको मार डालेगा, अगर ये आजाद हो गया तो क्यों ना तुम हम दोनों को यहाँ से जाने दो और इस इंसान पर जो बाउंटी है वो भी हमें दे दो। लेकिन गुस्से में वो लोग बोलते हैं जो भी इस लड़की को मारेगा इसके कुत्ते को उसे खाने का मौका मिलेगा। तभी लूसी गूल को आजाद कर देती है और अपने स्नाइपर से सभी बाउंटी हंटर्स को मारने और एक बड़ा धमाका करने के बाद गूल बाकी बचे हंटर्स को भी बेरहमी से मारने लगता है। इसके बाद दोनों फिर से बंजर जमीन पर अपना सफर जारी रखते हैं। जान बचने के बाद भी गूल लूसी से अच्छे से बात नहीं करता। उजड़ा हुआ लास वेगास शहर देखकर गूल बोलता है इस शहर को तो हवा में ही खत्म कर दिया गया था और इसके पीछे सिर्फ एक आदमी था, कोई सेना नहीं, उसका नाम था रॉबर्ट हाउस। लूसी कहती है अगर तुम्हारा परिवार वहाँ है तो वो जरूर सुरक्षित होंगे। गूल जवाब देता है रॉबर्ट हाउस के पास कोई सुरक्षित नहीं होता। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वहाँ दिखाया जाता है कि कूपर मतलब कि वही गूल अपनी पत्नी बार्ब और कंपनी के कुछ बड़े लोगों को मीटिंग करते हुए सुन रहा था। वो सब देश में बॉम्ब गिराने का प्लान बना रहे थे ताकि दुनिया को नए सिरे से अपने तरीके से शुरू किया जा सके। ये सुनकर कूपर पूरी तरह डर जाता है। वो भागते हुए अपने घर आता है और अपनी बेटी जेनी को ढूंढने लगता है। वो उसे गले लगाता है और बोलता है अपने कमरे में जाओ और कुछ कपड़े पैक कर लो, फिर मेरे साथ चलना। रास्ते में जेनी अपने पापा से पूछती है क्या मॉम हमारे साथ नहीं चलेगी, लेकिन कूपर कुछ नहीं बोलता। उसे रास्ते में वॉल्ट टेक कंपनी की गाड़ियां खड़ी हुई मिलती हैं। तभी शहर में सायरन बजने लगता है। ये सिर्फ एक टेस्ट होता है, लेकिन लोग घबराने लगते हैं। आसमान में बड़े बड़े जहाज उड़ते हुए नजर आते हैं। कहानी फिर प्रेजेंट में आ जाती है और हम वॉल्ट 33 के हालात देखते हैं जहाँ पानी लगभग खत्म होने वाला है। रेग नॉर्म को ढूंढते हुए आता है। बेटी उसे बताती है कि नॉर्म को वॉल्ट 31 में भेज दिया गया है। वो ये भी बताती है कि पानी का चिप खराब हो गया है और उसी पर काम चल रहा है क्योंकि इस वक्त उन्हें पानी की बहुत दिक्कत है। रेग बोलता है अगर मेरी कोई जरूरत हो तो बताना, लेकिन वो तो गलती से वहाँ सामान तोड़ देता है। ये देखकर बेटी उसे कहती है क्यों ना तुम अपनी एक मंडली तैयार कर लो और उसी में बिजी रहो। वॉल्ट 32 में डेवी ओवरसीयर स्टेफनी से मिलने गया होता है। स्टेफनी उसकी समस्या हल कर देती है। बाहर आकर डेवी चैट से कहता है तुम्हारी पत्नी बहुत स्मार्ट है। चैट जवाब देता है वो मेरी पत्नी नहीं है। फिर चैट अंदर जाकर स्टेफनी से मिलता और पूछता है कोई नई ड्यूटी मिल सकती है क्योंकि सबको ड्यूटी मिल चुकी है, क्या मैं मेन गेट पर काम कर सकता हूँ। स्टेफनी कहती है मुझे अपने बच्चे को संभालने के लिए किसी की जरूरत है और इसके लिए तुम परफेक्ट हो। लेकिन चैट बोलता है मैं इसका बाप नहीं हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि सब इसे मेरा बच्चा समझने लगे हैं, क्यों ना इसका कोई नाम रख देते हैं। स्टेफनी बोलती है चैट जूनियर रख देते हैं। फिर स्टेफनी उसे पूछती है क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है। चैट कहता है वो तो नॉर्म का काम है, क्यों ना उसी से पूछ लो। इधर नॉर्म वॉल्ट 31 में अपने ओवरसीयर के साथ फंसा हुआ होता है जो कई सालों से एक कंटेनर में सिर्फ एक ब्रेन के रूप में है। वो पहले बर्ड एस्किंस
एक्सपीरियंस हुआ करता था। बर्ड उसे समझाता रहता है कि तुम अपने पापा हैंक के पॉड के अंदर जाकर सो जाओ, जब ये दुनिया हमारे मुताबिक बन जाएगी तब हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। लेकिन नॉर्म वहां से निकलना चाहता था। बर्ड उसे आसानी से जाने नहीं देता। वो कहता है तुम मेरी दुनिया में फंस गए हो, तुम्हें यहाँ से निकालने कोई नहीं आने वाला। इसके बाद नॉर्म अपने पिता हैंक के पॉड की तरफ बढ़ता है। उधर गूल और लूसी आगे बढ़ते हुए एक आदमी के डेड बॉडी को देखते हैं। गूल का कुत्ता उसे खाने लगता है। उन्हें आगे एक बूढ़ी औरत का ठिकाना मिलता है। लूसी उससे जुओं का सूप मांगती है। बूढ़ी औरत अपने बालों से जुए निकाल कर बर्तन में डाल देती है और वही सूप लूसी को दे देती है। लूसी बूढ़ी औरत से पूछती है क्या आपने यहाँ किसी को देखा है जिसने लोहे का सूट पहना हो? बूढ़ी औरत कहती है उसने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो उस तरफ गया था। फिर दोनों उसी दिशा में बढ़ते हैं। रास्ते में गूल लूसी से पूछता है अगर तुम अपने डैड को ढूंढ लोगी तो क्या करोगी? लूसी कहती है उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। गूल हंसता है। तब लूसी कहती है मेरी परवरिश ने मुझे यही सिखाया है, इंसाफ सबसे ऊपर है। गूल कहता है मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी परवरिश सिर्फ एक ढोंग है। फिर वो दोनों स्टारलाइट ड्राइव इन थिएटर पहुंचते हैं। गूल उस जगह को बहुत गंभीरता से देखने लगता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है जब कूपर ली मोल्डावर से मिलने गया था। कूपर कह देता है कि उसने मीटिंग में सारी बातें सुन ली। मोल्डावर पूछती है तो अब तुम क्या करोगे? कूपर कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस एक एक्टर हूँ। मोल्डावर उसे भरोसा दिलाती है तुम्हारे पास यही तो ताकत है, तुम उन लोगों से मिल सकते हो जिनके पास मैं जा भी नहीं सकती। क्या तुमने रॉबर्ट हाउस का नाम सुना है? वो खुफिया तरीके से लास वेगस में एक मिसाइल सिस्टम बना रहा है। तुम्हारी पत्नी का प्लान इसमें काफी काम आएगा और इस मिसाइल का बटन दबाने वाला इंसान रॉबर्ट हाउस ही होगा। वो आगे कहती है तुम्हें अपनी पत्नी की जासूसी करनी पड़ेगी। अगले हफ्ते तुम्हारी पत्नी बार्ब लास वेगास में रॉबर्ट हाउस से मिलने जाएगी कोल्ड फ्यूजन बेचने के लिए। अगर रॉबर्ट के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके पास बटन दबाने के लिए सब कुछ होगा। तुम्हें उन सबको रोकना होगा। ये सुनकर कूपर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो घर पर खाना बना रहा होता है और न्यूज पर भी दुनिया खत्म होने की खबरें दिखाई जा रही थी। तभी बार्ब घर वापस आती है और कूपर मुस्कुराकर अपनी पत्नी से मिलता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। ड्राइव इन थिएटर के पास उन्हें एक वॉल्ट मिलता है जो पूरी तरह से उजड़ चुका था। कूपर यानी गूल उस वॉल्ट को देखकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी को याद करने लगता है, इस उम्मीद में कि वो एक दिन उन दोनों को ढूंढ पाएगा। उधर लूसी उस वॉल्ट का दरवाजा खोल देती है। दोनों को लगता है कि शायद हैंक यहाँ आया होगा। वॉल्ट 33 में रेग अपनी एक मंडली बना लेता है और उन्हीं के साथ समय बिताने लगता है। वो इधर उधर की फिलोसॉफिकल बातें भी करता रहता है। उधर नॉर्म पॉड के अंदर जा नहीं पा रहा था। बर्ड उसे समझाता है इस तरह तड़पने से अच्छा है कि पॉड के अंदर चले जाओ और आराम से चैन की नींद सो जाओ। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा, मौत से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और उससे तुम मर जाओगे। इसीलिए या तो पॉड के अंदर जाओ या फिर मर जाओ। अचानक नॉर्म आगे बढ़ता है और बर्ड को रोकता है और सारे पॉड्स खोल देता है। इधर गूल और लूसी वॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ सब लोग मरे पड़े थे। हर तरफ इंसानों के कंकाल बिखरे हुए थे। वहाँ एक वीडियो चल रहा होता है जिसमें दुनिया का अंत दिखाया जाता है। लूसी कहती है यहाँ जितने भी लोग थे सब अमेरिकन थे, लेकिन वॉल्ट ने इन्हें कम्युनिस्ट बना दिया। अंदर जाने पर उन्हें एक जिंदा आदमी मिलता है। गूल बोलता है लगता है ये तुम्हारे पापा का कोई एक्सपेरिमेंट है। वो आदमी लड़खड़ाते हुए चलने लगता है और घर जाओ जैसा कुछ बोलता है। तभी अचानक उसका सिर फट जाता है। उसकी गर्दन पर भी वही माइंड कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ था। ये देखकर लूसी को अच्छा नहीं लगता और वो ठान लेती है कि वो अपने पापा की हैवानियत को रोक कर रहेगी। गूल भी इस बात से सहमत होता है। इधर हैंक लोहे वाला सूट पहनकर वॉल्ट टेक इंडस्ट्रीज पहुंचता है। वहां वो देखता है कि 4 लाख से ज्यादा मैसेजेस आए हुए हैं। वो अपने लिए कॉफी बनाता है, फिर वहां रखे कपड़ों का नया कलेक्शन देखने लगता है। नए कपड़े पहनकर अपने हाथ में पिप डिवाइस लगा लेता है। इसके बाद वो रेडियो रूम में जाकर अपने बारे में बातें रिकॉर्ड करता है। वो कहता है कि उसने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया था उसका असर उल्टा पड़ गया, लेकिन वो किसी से वादा करता है कि मैं आपका अधूरा काम पूरा करूंगा और उसके बाद आप खुद मुझसे मिलने आएंगे। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ हम छोटे मैक्स को देखते हैं जो अपनी कम्युनिटी के साथ शेडी सैंड्स में रहता था। मैक्स के पापा जमीन के अंदर से एक मशीन से पानी निकालते हैं और उसका रेडिएशन चेक करते हैं। रेडिएशन बिल्कुल 0 होता है। ये देखकर सब खुश होते हैं। मैक्स की मम्मी वो पानी पीती है। अब मैक्स के पापा सोच रहे होते हैं कि अब दूसरा बच्चा भी उन्हें कर लेना चाहिए। पूरा परिवार काफी खुश था। एक दिन मैक्स अपने पापा के साथ बाहर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उन्हें एक एक्सीडेंट दिखता है। एक आदमी जमीन पर पड़ा बड़बड़ा रहा था। मैक्स के पापा
पापा उसकी गर्दन के पीछे वही माइंड कंट्रोल डिवाइस देखते हैं। जब वो उसकी गाड़ी चेक करते हैं तो अंदर में एक बड़ा सा न्यूक्लियर बॉम्ब रखा होता है। ये देखकर तो सब लोग डर जाते हैं। मैक्स के पापा तुरंत सब लोग को बोलते हैं भागो और घर जाओ। वो बॉम्ब को बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन बॉम्ब पर कोई असर नहीं होता। तब वो दौड़ते हुए घर आते हैं और मैक्स से कहते हैं तुम इस बॉक्स के अंदर छिप जाओ। मम्मी पापा बहुत रो रहे होते हैं। वो मैक्स को जोर से गले लगाते हैं और उसे बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब वो बच नहीं सकते। और तभी बॉम्ब फट जाता है। फिर दिखाया जाता है कि हैंक अपनी बेटी से मिलने जाता है और सच ये होता है कि बॉम्ब का बटन हैंक नहीं दबाया था। कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपने ब्रदरहुड के साथ एक बिल्डिंग में आता है। वहाँ रेडिएशन की वजह से इंसान गूल्स बन चुके थे। वो सबको मार देते हैं और एक कमरे में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक चीज मिलती है। मैक्स उसे लेकर अपने जहाज में चला जाता है। मैक्स वो चीज एल्डर क्विंटस को दिखाता है। क्विंटस बोलता है ये हमारे नए घर की चाबी होगी। वो आगे कहता है कि ब्रदरहुड बिखर चुका है लेकिन हमारे पास एक ताकत है जो हमें फिर से जोड़ सकती है। फिर रेत के नीचे उनका नया घर दिखाया जाता है, एरिया 51। क्विंटस मैक्स से कहता है यही होगा हमारा नया घर और हम इसे उजड़ी हुई दुनिया को बेहतर बनाएंगे। सीन बदलता है और हम गूल और लूसी को देखते हैं। गूल फिर से बदतमीजी करता है और लूसी के हाथ से पानी की बोतल छीन लेता है। लूसी गुस्से में कहती है तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? अगर तुम अपने परिवार को ढूंढ भी लोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपनाएंगे? तभी सामने के अस्पताल से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। गूल बोलता है ध्यान मत दो। वो बोलता है जंग से पहले भी मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ था। लेकिन लूसी खुद को रोक नहीं पाती और हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। अंदर एक घायल औरत होती है। गूल उसे देखकर पहचान लेता है कि वो किस कबीले से है। वो लूसी से कहता है इनकी मदद करने का कोई फायदा नहीं। तभी लूसी उसे पानी देती है। वहाँ एक आदमी और होता है। गूल उसे मार देता है और उसका मांस खाने लगता है लेकिन तुरंत उल्टी कर देता है क्योंकि उसके पीठ पर अजीब सा इन्फेक्शन था। तभी आवाजें आने लगती हैं। अचानक उन दोनों पर बड़े बड़े बिच्छू हमला कर देते हैं। गूल किसी तरह सबको मार देता है लेकिन तभी दरवाजा टूटता है और एक बहुत बड़ा सा बिच्छू बाहर आता है। वो गूल के पीछे ही पड़ जाता है। लूसी उसे बचाने की कोशिश करती है और बिच्छू पर वार करती है। गूल उस बड़े बिच्छू के मुंह में ग्रेनेड डाल देता है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है और बिच्छू मर जाता है लेकिन गूल बुरी तरह घायल हो गया था। लूसी के पास एक स्टीम पैक इंजेक्शन होता है। वो सोचती है ये इंजेक्शन गूल को दे या उस घायल औरत को। लूसी घायल औरत को इंजेक्शन लगा देती है। वो गूल से कहती है तुम तो वैसे भी ठीक हो जाओगे। फिर लूसी उस औरत को घर छोड़ने चली जाती है। जाते जाते वो तड़पते हुए गूल से कहती है यहीं पड़े रहो और सोचो कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ वॉल्ट 31 में नॉर्म ने सारा पॉड खोल दिया था। नॉर्म सबको बताता है कि तुम सब लोग 200 साल से पॉड में बंद थे। आज रिक्लेमेशन डे है लेकिन सब लोग घबरा जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो सब लोग यहाँ फंसे हुए हैं। उधर हैंक एक चूहे पर उस डिवाइस का प्रयोग कर रहा था। जैसे ही वो डिवाइस की पावर बढ़ाता है चूहा फट जाता है। वो बार बार एक्सपेरिमेंट में फेल हो रहा था। इधर ब्रदरहुड के लोग एरिया 51 के अंदर जाते हैं। एक आइस बॉक्स में उन्हें जमा हुआ एलियन मिलता है। चारों तरफ अजीब अजीब चीजें पड़ी होती हैं। अंदर वो लोग कोल्ड फ्यूजन भी तैयार कर लेते हैं। साफ है कि वो इसे अच्छे काम के लिए तो नहीं बल्कि बुरे काम के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। मैक्स एक नए कैडेट से बात कर रहा होता है। वो उसे ब्रदरहुड का मकसद समझाता है। तभी उसकी दोस्त डेन उससे मिलने आती है। डेन पूछती है क्या तुम उस लड़की से मिले? मैक्स कहता है वो चली गई, मेरी यहाँ जिम्मेदारी है, मैं अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा। डेन बताती है कि क्विंटस ने एक मीटिंग रखी है लेकिन उसने कॉमनवेल्थ को नहीं बताया। वो नियम तोड़ रहा है। क्या तुम चाहते हो कि जंग शुरू हो जाए? मैक्स कहता है दुनिया में कोई भी जगह अब सुरक्षित नहीं है। तभी अलार्म बजने लगता है। एक और जहाज वहाँ उतरता है। ब्रदरहुड के और भी कुछ लोग आते हैं। वो सब मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। क्विंटस सबसे बात करता है। लोग कॉमनवेल्थ को ढूंढ रहे थे लेकिन क्विंटस बोलता है उनके यहाँ होने से क्या फायदा। वो कोल्ड फ्यूजन ले जाते हैं और बदले में हमें कुछ नहीं देते। सब डरते हैं कि अगर जंग शुरू हो गई तो कॉमनवेल्थ से वो लोग हार जाएंगे लेकिन क्विंटस भरोसा दिलाता है कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो कोल्ड फ्यूजन की मदद से हम जंग जीत सकते हैं। मुझे पता है हमारी आपस में नहीं बनती लेकिन एक चीज है जो हमें जोड़ सकती है। फिर वो कुछ हथियार दिखाता है। सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद सब नई शुरुआत के नाम पर ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ लूसी घायल औरत से बात कर रही होती है। लूसी कहती है मैं लेस वेगास जा रही हूँ। औरत कहती है वहां मत जाओ। तभी वो चट्टान के ऊपर कुछ लोगों को देखती है जिनके हाथ में मशाले होती हैं। ये देखकर वो डरने लगती है। उधर वॉल्ट 31 में नॉर्म सबको बताता है कि वो सुपर मैनेजर प्रजाति से है। वो सबको अपना स्टाफ बनाना चाहता है। वो कहता है यहाँ नई शुरुआत होगी, जो अच्छा काम करेगा उसे मेरिट डॉट्स मिलेंगे। ये सुनकर सब खुश होते हैं। उधर हैंक प्रीमियम लोगों के कलेक्शन में से एक आदमी स्टीव को उठाता है। वो उसके गले के पीछे माइंड कंट्रोल डिवाइस लगा देता है। हैंक उसका हाथ एक मशीन में डाल देता है। स्टीव पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? हैंक बोलता है मैं पुरानी टेक्नोलॉजी को सुधार रहा हूँ लेकिन कामयाबी जल्दी नहीं
मिलती। जैसे ही हैंक मशीन की पावर बढ़ाता है, स्टीव का भी सिर फट जाता है। इधर लूसी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो इतनी बुरी नहीं है। वॉल्ट 31 में सब लोग मिलकर एक वेंटिलेशन का रास्ता ढूंढ लेते हैं। नॉर्म, जो अब सबका बॉस बन चुका है, सबसे आगे चलता है और बाहर की दुनिया में पहुंच जाता है। सब लोग एक एक कर बाहर निकलते हैं। नॉर्म पहली बार बाहर की दुनिया देखकर कहता है, ये बहुत खूबसूरत है। उधर एरिया 51 में दो सैनिक लोहे का सूट पहनकर लड़ रहे होते हैं। एक आदमी मैक्स से पूछता है, क्या तुमने मोल्डेवर को मारा था? मैक्स कहता है नहीं। वो आदमी उसे बिना सूट के लड़ने का चैलेंज देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में मैक्स किसी तरह उस दूसरे खिलाड़ी को मार डालता है। डेन ये देखकर दुखी हो जाती है, क्योंकि मैक्स जितना ताकतवर बन रहा था उतना ही बदलता जा रहा था। तभी वहां एक जहाज उतरता है। उसमें से जेंडर नाम का आदमी बाहर आता है, जो कि कॉमनवेल्थ का दूत होता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है उसे बिना बताए, और इसके वजह से सिविल वॉर शुरू हो सकता है। मगर फिर भी क्विंटस उसका स्वागत करता है। इसके बाद हम थैडियस को देखते हैं, जिसे हमने सीजन 1 में भी देखा था। वो अब गूल बन चुका है। वो अपना छोटा सा वेयरहाउस चलाता है। वहाँ छोटे छोटे गूल बच्चे काम करते हैं। सब मिलकर बॉटल कैप इकट्ठा करते हैं, जो इस उजड़ी दुनिया की करेंसी है। थैडियस बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, बिल्कुल दोस्त की तरह, इसीलिए सब उसे पसंद भी करते हैं। दूसरी तरफ लूसी और जिस औरत को वो बचाकर लाई थी, उन्हें कुछ लोग पकड़ लेते हैं और अपनी कम्युनिटी में ले जाते हैं। वहाँ पहले से ही बाहरी लोगों पर अत्याचार हो रहा था। लूसी जिस औरत को बचाकर लाई थी, उसका गला काट कर उसे मार दिया जाता है। लूसी वहाँ के सरदार सीजर से बात करती है। तभी एक आदमी लूसी से कहता है, हम लोग ये बात कर रहे थे कि तुम्हारे साथ पहले सोएगा कौन। ये सुनकर लूसी गुस्से में कहती है, ये सब तो बहुत पहले हुआ करता था। तुम लोग आज के जमाने के हो, थोड़ा तो सुधर जाओ। और वैसे भी मैं वर्जिन हूँ। लेकिन लूसी के हाथ बांध दिए जाते हैं। एक सैनिक उसे बताता है कि वो लोग ब्रदरहुड और बाकी लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें सीजर लीजन के जालिम लोगों को हराना है जो बाहर रहते हैं। लूसी पूछती है, मतलब यहाँ दो सीजर हैं? वो आदमी बताता है, इस साम्राज्य का असली राजा मर चुका है। अब लड़ाई उसके वारिस को चुनने के लिए हो रही है। पहले के राजा ने अपने उत्तराधिकारी का नाम अपनी जेब में रखा है, लेकिन जब भी वो लोग नाम लेने के लिए जाते हैं, नकली सीजर उन पर गोली चला देता है। लूसी को क्रॉस में बांध दिया जाता है। फिर वो बोलती ही रहती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में गूल बहुत तड़प रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है। उसके पैर में बिच्छू के काटने का निशान होता है। गूल अपने चाकू से जहर वाला हिस्सा काट कर निकाल देता है। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। कूपर अपनी पत्नी बार्ब को पैकिंग करते हुए देखता है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब धमाके के पहले वो सभी लोग वॉल्ट में जाकर छुप जाएंगे। लेकिन बार्ब अपनी बेटी का टेडी बियर बैग में रख नहीं पा रही थी। कूपर इसके बाद एक फंड रेजिंग इवेंट में जाता है। वहाँ वो चार्ल्स से रॉबर्ट हाउस के बारे में बात करता है। चार्ल्स बताता है कि रॉबर्ट वेगस में एक तरह का वेपन सिस्टम बना रहा है, और इस बारे में कूपर की पत्नी को भी पता है। वो भी इस सब से जुड़ी हुई है। कूपर कहता है, मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इन सबको मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? वो आदमी कहता है, जो भी यहाँ तक पहुंचे हैं वो कितनों को मारकर पहुंचे हैं। फिर डायन नाम की औरत स्टेज पर आकर अवार्ड अनाउंस करने आती है। कूपर वॉशरूम चला जाता है और वहां उसे वही आदमी मिलता है जो रॉबर्ट हाउस का बहुत बड़ा फैन है, जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। वो कूपर से पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ अवार्ड मिलने वाला है? कूपर कहता है, नहीं, मैं यहाँ अपने एक दोस्त के लिए आया हूँ। वो आदमी कहता है, जिन लोगों को रॉबर्ट हाउस से दिक्कत है, मैं उनकी दिक्कत समझता हूँ, लेकिन उन्होंने जो हल निकाला है मुझे उससे दिक्कत है। कूपर उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। क्विंटस सबको बगावत करने के लिए बोलता है, लेकिन एक औरत योसेमाइट मानने को तैयार नहीं होती। क्विंटस उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तभी मैक्स सुझाव देता है कि मैं जेंडर को जान से मार सकता हूँ, यही तो मेरा काम है। ये सुनकर क्विंटस गुस्से में बोलता है, गठबंधन टूट रहे हैं और तुम कॉमनवेल्थ के दूत को मारने की बात कर रहे हो। इसीलिए वो मैक्स को आदेश देता है कि वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैक्स गुस्से में बाहर आता है। बाहर उसे जेंडर मिलता है। जेंडर उससे बात करने लगता है। मैक्स बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे ओहदे का नहीं हूँ। जेंडर बोलता है, ब्रदरहुड जिस पर तुम भरोसा करते हो इस देश की आखिरी उम्मीद है। हम इस देश के रखवाले हैं। अगर हम टूट गए तो जंग छिड़ जाएगी। बगावत करना मतलब तबाही को बुलावा देना है। एल्डर तो बस बैठकर भाषण देंगे, मीटिंग करेंगे, खून तो हमारा बहेगा। मैक्स पूछता है, तो तुम चाहते क्या हो? जेंडर बोलता है, मेरी बात सुनो, पहले भी ब्रदरहुड सिविल वॉर से बचकर निकला है। ठंडे दिमाग से चलो, इस बार भी जीत हमारी होगी। दूसरी
तरफ गूल सीजर के इलाके में पहुंच चुका था। वहां वो लूसी को बचाने आया था। गूल एक पुराने वेयरहाउस में जाता है। वहां उसे एक रोबोट मिलता है जो असल में एक सोडा मशीन था। गूल उससे इलाके के बारे में पूछता है कि रॉबर्ट हाउस कहाँ है। रोबोट कहता है वो जा चुका है। उसके पास दिमाग तो था लेकिन उसे कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी चाहिए थी। इधर जेंडर मैक्स से कहता है मेरे साथ चलो, अपना सूट लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा है। वो मैक्स से अपना जहाज उड़ाने को भी बोलता है लेकिन मैक्स डर के वजह से मना कर देता है। जेंडर कहता है अगर क्विंटस ने कोल्ड फ्यूजन हमें नहीं दिया तो तुम और मैं एक दूसरे के सामने खड़े होकर जंग की तैयारी करेंगे, लेकिन अगर उसने दे दिया तो खून खराबा नहीं होगा। कॉमनवेल्थ पहले से ही परेशान है, अगर वो टूट गया तो ये उजड़ा इलाका और उजड़ जाएगा। दूसरी तरफ गूल NCR मतलब न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक के इलाके में पहुंचता है। उस पर हमला होता है। तब एक औरत आकर कहती है रुको, इस गूल का तो NCR से पुराना रिश्ता है। उस औरत का नाम कैप्टन रॉड्रिगेज होता है। वो बताती है कि 10 साल से वो यहीं है लेकिन उनके लिए कोई मदद नहीं आई। वो गूल से कहती है हमारी बटालियन से कोई संपर्क नहीं हो रहा, बस उन्हें बता दो कि हम जिंदा हैं। गूल हंसने लगता है और बोलता है मैं तो यहाँ तुमसे मदद मांगने आया था, लेकिन यहाँ NCR की हालत तो और खराब है। वो खांसने लगता है। रॉड्रिगेज उसे दवाई देती और बोलती है हमारी मदद कर दो इससे पहले कि हमें पकड़ लिया जाए। गूल दवाई लेकर चला जाता है। जाते जाते बोलता है जो लोग मरते हैं वो इसीलिए मरते हैं क्योंकि वो उसके लायक होते हैं। उधर जेंडर और मैक्स को अनऑथोराइज एक्टिविटी का सिग्नल मिलता है। वो लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ एक रोबोट उन पर गोली चला देता है। दोनों मिलकर रोबोट को खत्म कर देते हैं और ये करके उन्हें काफी अच्छा लगता है। उधर लूसी को क्रॉस पर लटका दिया गया था। उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। तभी वो गूल को वहाँ देखती है। गूल सीजर से मिलने जाता है। एक सैनिक पूछता है सुना है तुम कोई खबर लाए हो। गूल बोलता है अगर मैं तुम्हें खबर दूंगा तो बदले में मुझे कुछ चाहिए। वो बताता है कि वो उनके दुश्मन न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक का ठिकाना बता सकता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। चार्ल्स सैनिकों को भाषण दे रहा होता है। वो अपनी जंग के किस्से सुनाता है। फिर वो कूपर की भी तारीफ करता है जो बहुत अच्छा फौजी था। उधर लूसी को आजाद कर दिया जाता है। गूल उसे लेकर जाने लगता है। जाते जाते उसकी नजर वहां रखे डायनामाइट पर पड़ती है। उधर चार्ल्स अपना भाषण खत्म करता है। उसे सम्मान में एक लाइटर दिया जाता है। वो लाइटर कूपर को दे देता है और बोलता है ये मुझे एक जान बचाने के लिए मिला है, उसके बदले 3 लोगों को मारने के लिए नहीं। वही लाइटर अब भी गूल के पास होता है। वो लूसी से कहता है शायद मुझसे गलती हो गई। तभी डायनामाइट फट जाता है। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एक खाली बिल्डिंग में जेंडर और मैक्स को एक छोटा बच्चा गूल मिलता है। जेंडर बोलता है ये कितना क्यूट है। फिर वो जोर से बोलता है जितने भी बच्चे हैं सब बाहर आ जाओ। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी थैडियस बाहर आ जाता है। वो हाथ जोड़कर बोलता है गोली मत चलाओ, ये मासूम बच्चे हैं। जेंडर बोलता है ये मासूम नहीं बल्कि ये राक्षस हैं। मैक्स को ये सब ठीक नहीं लगता। वो बोलता है रुक जाओ, ये सिर्फ बच्चे हैं। जेंडर को रोकने के लिए मैक्स एक बड़ा सा हथौड़ा उठाता है और जेंडर पर वार कर देता है जिससे कि जेंडर वहीं पर मर जाता है। थैडियस मैक्स को पहचान लेता है लेकिन अब मैक्स को डर लगने लगता है कि ये करके उसने जंग शुरू कर दी है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है कि जब दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिरा था। हम कूपर को देखते हैं जब वो मिलिट्री में था अलास्का फ्रंट पर। कूपर ने एक खास सूट पहना हुआ था लेकिन वो सूट ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसके साथ उसका दोस्त चार्ल्स भी था। कूपर रेडियो पर बोलता है हमारा सूट काम नहीं कर रहा, हमें वापस आने की परमिशन दीजिए। लेकिन ऊपर से जवाब आता है रेडर 3 की तलाश जारी रखो। पर चार्ल्स से कहता है तुम वापस चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। चार्ल्स के जाने के बाद अचानक वहाँ किसी मॉन्स्टर की डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। तभी वहाँ 3 सोल्जर्स आ जाते हैं और बिना कुछ सोचे कूपर पर गोली चलाने लगते हैं। कूपर जमीन पर गिर जाता है। उनमें से एक सोल्जर मैंडरिन भाषा में बात करती है। तभी कूपर पीछे देखता है और एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसका नाम होता है डेथ क्लॉ। वो पीछे से आकर तीनों सोल्जर्स को बेरहमी से मार देता है। कूपर बस ये सब पड़ा पड़ा देखता रह जाता है। थोड़ी देर के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। दूर से गोलियों की आवाज आती है। फिर रेडियो पर अनाउंस होता है कम्युनिस्ट पीछे हट रहे हैं, आइलैंड सिक्योर है, बधाई हो सिपाहियों, हम जीत गए। कूपर मॉन्स्टर को याद करके धीरे से बड़बड़ाता है मगर ये हमने नहीं किया। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। मैक्स को ढूंढते हुए कुछ लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। थैडियस मैक्स से कहता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैक्स अपने सूट से बाहर आता है। मैक्स उसे घबरा कर कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जेंडर कॉमनवेल्थ का दूत था, अगर किसी को पता चल गया तो हम सब जिंदा नहीं बचेंगे। मैक्स एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि जेंडर के सूट के अंदर थैडियस को डाल देगा ताकि किसी को शक ना हो। थैडियस डरा हुआ
है क्योंकि ब्रदरहुड वाले गूल्स को देखते ही गोली मार देते हैं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मैक्स के बाकी साथी वहां पहुंच जाते हैं। जेंडर के सूट में अब थैडियस होता है, लेकिन वो सूट पहनकर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। थैडियस बहुत ज्यादा बोलता भी है और यही बात मैक्स को बहुत ज्यादा डराती है कि कहीं वो पकड़े ना जाएं। खैर, सब लोग वहां से निकल जाते हैं। उधर गूल लूसी को लेकर रॉड्रिगेज के पास आता है। रॉड्रिगेज लूसी का इलाज करती है। लूसी 2 सोल्जर्स को देकर पूछती है क्या एनसीआर में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। बीफ कहता है नहीं, यहाँ हम सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन बाकी जगह हजारों लोग हैं। हम शेडी सैंड से आए हैं। रॉड्रिगेज कहती है बंजर जमीन पर पहली बार विकास हो रहा था, लेकिन शायद किसी से वो विकास देखा नहीं गया, इसीलिए उसने बॉम्ब गिरा दिया। लूसी कहती है बाहर मुझे बहुत बुरे लोग मिले, लेकिन पहली बार आप जैसे अच्छे इंसानों से मिलकर अच्छा लगा। रॉड्रिगेज कहती है अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए तो एनसीआर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। लूसी कहती है लेकिन मैं तो किसी को ढूंढ रही हूँ। रॉड्रिगेज पूछती है तुम जिसे ढूंढ रही हो क्या वो तुम्हारा अपना है या जानी दुश्मन। लूसी कहती है उसने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है, मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगी। रॉड्रिगेज कहती है एनसीआर भी इंसाफ के लिए ही बनाया गया था और हमने सिर्फ इंसाफ किया है। रॉड्रिगेज लूसी को हथियार भी ऑफर करती है। जब लूसी वहां से निकलती है तो वो गूल से कहती है ये लोग कितने अच्छे हैं। गूल बोलता है अच्छे तो लगेंगे ही, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उनके शहर को उड़ाने वाला तुम्हारा बाप जो था। अब वॉल्ट 33 की हालत दिखाई जाती है। वहाँ पानी लगभग खत्म होने वाला है। रेग अपनी मंडली के लिए 2 कंटेनर पानी ले जा रहा होता है तो बेटी उसे डांटती है, कहती है कि तुम्हारी नाटक के लिए हम अपनी साधन खत्म नहीं कर सकते। इधर रास्ते में लूसी को बहुत भूख लग रही होती है, लेकिन उसे कुछ खाने को भी मन नहीं करता। ये बात उसे भी काफी अजीब लगती है। गूल उसे बताता है कि 2 दिन से तुम्हें जो दवाई दी जा रही है ये उसी का असर है। सामने लास वेगास शहर दिखाई दे रहा था। गूल उसे कहता है अगर तुम्हें खुद को ठीक रखना है तो तुम्हें और ज्यादा दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन लूसी फिलहाल सिर्फ अपने पापा को ढूंढना चाहती है। उधर डेन मैक्स पर चिल्ला रही होती है कि वो बिना बताए जेंडर के साथ घूमने क्यों निकल गया था। मैक्स कहता है हम दोनों सिर्फ हंटिंग ट्रिप पर गए थे। तभी डेन जेंडर को अजीब हरकतें करते हुए देखती है और अपने दोस्त से पूछती है आखिर तुमने किया क्या है। मैक्स कहता है मुझे जो सही लगा, और उसी में जेंडर की मौत हो गई। डेन घबरा जाती और बोलती है अगर ऐसा हुआ तो कॉमनवेल्थ वाले किसी को छोड़ेंगे नहीं। मैक्स के पास एक और प्लान है, वो क्विंटस को मारने की प्लान बनाता है। उधर वॉल्ट 31 के लोग बाहर आकर इधर उधर लूटपाट कर रहे होते हैं और जो भी मिल रहा था उठा रहे थे। नॉर्म क्लॉडिया से बात करता है और बोलता है दुनिया तो काफी बदल गई है। क्लॉडिया बोलती है मैं उस सामने वाले ब्रिज से गुजरी थी वॉल्ट टेक में इंटरव्यू देने के लिए। तभी रॉनी नॉर्म से कहता है बॉस फेज 2 शुरू करें, और वो बताता है कि वो बर्ड का पर्सनल असिस्टेंट था वॉल्ट 33 में। वुडी डेवी से आकर मिलता है। वो गलती से उसके यूनिट में चला जाता है। डेवी कहता है आजकल मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, कल तो मैं वुमेन्स बाथरूम में चला गया था, खैर अच्छा ही हुआ वहाँ कोई था नहीं, मुझे भी वॉल्ट 33 में जाना है। उधर बेटी स्टेफनी को बुरी खबर देती है बर्ड हस्किंस एक बाल्टी में उल्टा पड़ा हुआ मिला और पूरा वॉल्ट 31 खाली है। स्टेफनी कहती है तो मतलब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। बेटी कहती है अब हमें ही एक नई दुनिया शुरू करनी होगी। स्टेफनी उसे एक कीप सेफ बॉक्स के बारे में बताती है जो युद्ध से पहले का है। हैंक उसे खुद वॉल्ट 31 में लाया था। वो कहती है अगर तुम वो बॉक्स लेकर मुझे देती हो तो मैं तुम्हें पानी का एक्सेस दे दूंगी। बेटी पूछती है उसके अंदर है क्या। स्टेफनी कहती है कुछ पर्सनल चीजें। वुडी छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। उधर गूल और लूसी लास वेगास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वहां और भी गूल्स होते हैं। गूल लूसी से कहता है क्या हम फ्री साइड की तरफ से शहर में एंटर करें, वहां से राशन और पानी भी ले लेंगे, बस आधा दिन और ज्यादा लगेगा। लूसी मना कर देती और बोलती है नहीं मेरे पापा यही हैं, मैं और वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी एक गूल सामने आता है और लूसी गोली चलाकर उसका पैर उड़ा देती है। इसके बाद वो चारों तरफ घूम घूम कर बाकी गूल्स को भी मार गिराती है और ये गूल ये सब देखकर काफी इम्प्रेस था। लूसी अपने हाथ की तरफ देखती है जो थोड़ी कांप रही थी, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। उधर थैडियस जो जेंडर के सूट के अंदर है कैफेटेरिया में आकर बहुत घबरा जाता है। वो अपने ही सूट के अंदर बड़बड़ाने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी सारी बातें सब लोग सुन रहे थे। तभी योजेमाइट आती है और कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। डेन छोटे कैडेट्स को एक कमरे में बंद कर देती और बोलती है जब तक गोलियां चलना बंद ना हो जाए बाहर मत आना। आखिर में मैक्स क्विंटस के कमरे में जाता है। वो उनके सामने कबूल करता है मैंने कॉमनवेल्थ के दूत को मार दिया। योजेमाइट थैडियस से बात कर रही होती है। तभी कोरोनाडो भी वहां पहुंच जाता है। थैडियस के पसीने छूटने लगते हैं, टेंशन के मारे भी और इस सूट के वजह से भी। उधर डेन कोल्ड फ्यूजन के पास पहुंचती है। कमरे के अंदर क्विंटस मैक्स को बताने
लगता है जब मैक्स बहुत छोटा था तभी वो उसे यहाँ लाया था। फिर वो आगे बोलता है कि इस दुनिया को बदलना जरूरी है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो बदलाव का मौका भी चला जाएगा। इधर थैडियस ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। यूजेमाइड बोलती है हेलमेट खोल लो, अच्छा लगेगा, लेकिन थैडियस डर के मारे मना कर देता है। क्विंटस मैक्स से पूछता है तुम्हारे पास क्या प्लान है। मैक्स कहता है कोई प्लान नहीं है, प्लान बनाना तो आपका काम है, मेरे पास तो बस आपके ऑर्डर फॉलो करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। क्विंटस गुस्से में पूछता है आखिर तुमने किया क्या है। मैक्स कहता है मैंने जेंडर को मार दिया क्योंकि वो बच्चों को मारने वाला था। वो बच्चे गूल्स थे लेकिन वो थे तो बच्चे ही। ये सुनकर क्विंटस गुस्से में मैक्स पर गोली चला देता है। बाहर कैफेटेरिया में सबको पता चलता है कि कोल्ड फ्यूजन चोरी हो चुका है। सब सोचने लगते हैं कि आखिर ये प्लान किसका है और गद्दार कौन है। तभी यूजेमाइड कोरोनाडो को मार डालती है। इसके बाद वहां भी गोलियां चलने लगती हैं। मैक्स क्विंटस को कमरे में बंद कर देता है। डेन उसके पास आती है, उसे कोल्ड फ्यूजन देती है और बोलती है इसे यहाँ से जितना दूर हो सके ले जाओ। मैक्स पूछता है तुम्हारा क्या होगा। डेन बोलती है हम सर्वाइवर हैं, हम सर्वाइव कर लेंगे। इसके बाद मैक्स थैडियस के साथ वहां से निकल जाता है। इधर वुडी स्टेफनी से मिलने आता है नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए। वो कहता है मुझे लगता है उल्लंघन तुमने किया है, मैंने देखा तुम वॉल्ट के उस हिस्से में गई थी जहाँ 3 साल में एक बार सौदे होते हैं। चैट अंदर से उनकी सारी बातें सुन लेता है। वुडी स्टेफनी से पूछता है वैसे तुम वहाँ कर क्या रही थी। स्टेफनी कहती है तुमने रिपोर्ट करके अच्छा काम किया, अब तुम जा सकते हो। इसी बीच चैट को एक ड्रॉयर में स्टेफनी का आईडी कार्ड मिलता है। उसे पता चलता है कि स्टेफनी कैनेडियन है। यह देखकर चैट थोड़ा हैरान होता है। वुडी चैट से पूछता है नए बदलाव के साथ एडजस्ट कर पा रहे हो ना। चैट घबराकर कहता है ऊपर वाला जिस हाल में रखे खुश रहना चाहिए। वुडी जाने लगता है, फिर मुड़कर स्टेफनी से पूछता है क्या तुमने बेटी से एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बात की। स्टेफनी कहती है किस एक्सपेरिमेंट के बारे में। फिर धीरे से बोलती है ये हमारी आपस की बात है, तुम जा सकते हो। रात हो जाती है। लास वेगस में गूल और लूसी भटक रहे होते हैं। लूसी अपने डैड को आवाज लगाती है। गूल को वहाँ रेडिएशन महसूस होने लगती है। लूसी को जमीन पर एक बहुत बड़ा टूटा हुआ अंडा मिलता है। वो हंसकर कहती है यहाँ की मुर्गियाँ इतनी बड़ी होती है क्या। गूल बोलता है ये अंडा मुर्गी का नहीं है। तभी उन्हें किसी मॉन्स्टर की डरावनी आवाज सुनाई देती है। अचानक एक बिल्डिंग का दरवाजा खुलता है और सामने डेथ क्लॉ सामने आ जाता है। इतना भयानक मॉन्स्टर अपने सामने देखकर दोनों डर के मारे वहीं जम जाते हैं। यहाँ एक डेथ क्लॉ काफी नहीं था कि वहां पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं जो इंसानों को देखकर सीधा उन्हें खा जाते हैं। गूल लूसी से कहता है भागो और कहीं छिप जाओ। दोनों एक गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। तभी डेथ क्लॉ गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। गूल अपने कुत्ते को भागते हुए देखता है। मॉन्स्टर को भटकाने के लिए गूल एक जोरदार धमाका करता है और अपने कुत्ते के पीछे पीछे एक पुराने बिल्डिंग में घुस जाता है। अब सुबह हो जाती है और दोनों अभी भी जिंदा होते हैं। लूसी मॉन्स्टर्स के बारे में पूछती है ये यहाँ आए कैसे। गूल बताता है कि वॉल्टेक कंपनी वालों ने एक स्पेशल वॉल्ट बनाया था। उसे शक है कि शायद उसकी पत्नी और बेटी वहीं हो। उसने कई स्पेशल वॉल्ट ढूंढे लेकिन उसका परिवार कहीं नहीं मिला। उसे लगता है कि यहीं कहीं एक और वॉल्ट हो सकता है जहां उसका परिवार और लूसी के डैड दोनों हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि चारों तरफ मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं और उन्हें चकमा देना आसान नहीं है। दोनों फ्री साइड इलाके में पहुंचते हैं। गूल लूसी से कहता है किसी दवाई की दुकान में जाओ और वहां से एडिक्टॉल नाम की दवाई ले आओ, ये तुम्हें नशे से मुक्त कर देगी। गूल खुद एक बार में जाता है और अपने लिए पूरी बोतल विस्की ऑर्डर करता है। फ्लैशबैक में एक न्यूज दिखाई जाती है। उसमें बताया जाता है कि जब तक अमेरिका सरकार पैसिफिक में कम्युनिस्ट विरोधियों से बात करके कोई हल नहीं निकालती तब तक लास वेगास में इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े लोग जमा होंगे जो इस आजाद दुनिया के भविष्य का फैसला करेंगे। वहाँ रॉबर्ट हाउस भी होगा जिसकी कंपनी रॉब को दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट बनाने वाली कंपनी है। कूपर अपनी पत्नी बार्ब के साथ लास वेगास पहुंचता है। एयरपोर्ट पर हैंक उन्हें लेने आता है। कूपर और मोल्डावेयर फोन पर बात करते हैं। पता चलता है कि उनका प्लान रॉबर्ट हाउस को मारने का है क्योंकि अगर उसे कोल्ड फ्यूजन मिल गया तो वॉल्ट टेक को बॉम्ब बनाने की ताकत मिल जाएगी। उसे रोकने के लिए ही मारना जरूरी है। मोल्डावेयर कहती है सोचो, एक जान के बदले तुम करोड़ों लोगों की जान बचा रहे हो। लेकिन कूपर साफ मना कर देता है, वो किसी की जान नहीं ले सकता। शाम के समय कूपर बार्ब के साथ रॉब को कंपनी पहुंचता है। बिल्डिंग के बाहर कई लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। एक गार्ड एक औरत को धक्का देकर गिरा देता है जो कंपनी के खिलाफ नारे लगा रही थी। कूपर उसे उठने में मदद करता है और फिर अंदर चला जाता है। अंदर पार्टी चल रही थी। कूपर हैंक को देखता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफकेस था। तभी वहां पर रॉबर्ट हाउस की एंट्री होती है और सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। दरअसल वो होता है विक्टर और विक्टर कूपर से कहता है रॉबर्ट हाउस आपसे मिलना चाहते हैं। कूपर ऑफिस के अंदर आता है। वहाँ असली रॉबर्ट हाउस बैठा होता है। ये वही आदमी है जिसे हमने पहले भी देखा था। रॉबर्ट को ये भी पता होता है कि कूपर उसे यहाँ मारने आया है। इसके बाद हम स्नेक ऑयल नाम के आदमी को देखते हैं जो लास
वेगास की तरफ बढ़ता है। वो हैंक के पास जाता है और उसके एक्सपेरिमेंट में फंस जाता है। हैंक उसके गर्दन के पीछे वही माइंड कंट्रोल डिवाइस लगा देता है और उसकी पावर बढ़ाने लगता है, लेकिन स्नेक ऑयल को सिर्फ गुदगुदी जैसा महसूस होता है और उसका सिर नहीं फटता। अब आखिरकार हैंक को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सही सब्जेक्ट मिल गया है। उधर वॉल्ट 33 के कई लोग उजड़ी हुई वॉल्ट टेक इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें कई लाशें मिलती हैं जो न्यूक्लियर तबाही के वजह से मर चुके थे। अंदर से जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं। तभी वहां दो बुजुर्ग औरतें बंदूक लेकर आती हैं और बोलती हैं, ये बिल्डिंग हमारी है। उन दोनों का नाम होता है माँ जून और बार्व। माँ जून वॉल्ट में रहने वाले लोगों को देखकर चिढ़ जाती है। नॉर्म पूछता है कि आपने और लोगों को भी देखा है? क्लॉडिया बार्व से पूछती है, एलिवेटर में आखिर ये आवाज कैसी आ रही है? बार्व कहती है, उसके अंदर बड़े बड़े कॉकरोच हैं। माँ जून नॉर्म को उसकी बहन लूसी के बारे में बताती है और कहती है, तुम्हारी बहन अब तक मर चुकी होगी, तुम लोग भी बाहर ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। जो मैंने तुम्हारी बहन से कहा था वही तुमसे भी कहूंगी, अपने घर वापस चले जाओ। उधर लूसी एक दुकान पर पहुंचती है और एडिक्टोल की कीमत देखती है जो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो दुकान के पीछे के रास्ते से घुसती है और एक पावर फिस्ट उठा लेती है। दुकानदार आ जाता है और लूसी चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। दुकानदार भी उसे देख लेता है। लूसी उसे पूछती है, क्या तुम सनी हो? दुकानदार कहता है, सनी बाहर गया है, लेकिन लूसी को लगता है जो डेड बॉडी पड़ी है वही सनी है, असली दुकानदार। इसलिए वो बंदूक निकालकर उस पर गोली चला देती है। दवाई के असर से लूसी अब बड़ी आसानी से लोगों पर गोली चला रही होती है। तभी अचानक एक और औरत अंदर आ जाती है। फ्लैशबैक में कूपर को पता चलता है कि विक्टर पिछले 10 साल से दुनिया के सामने रॉबर्ट हाउस बनकर नाटक कर रहा था, जबकि ये रॉबर्ट हाउस आराम से बाहर घूमता था। रॉबर्ट कूपर से कहता है कि मैं अलास्का फ्रंट में तुम्हारे साथ था। कहने का मतलब यह है कि तुम लोगों ने जो सूट पहना था उसका कंट्रोल मेरे पास था, मैंने सब देखा, डेथ क्लॉ को भी। मुझे लगता है कि इस दुनिया का भविष्य उसी से जुड़ा है और तुम्हारी पत्नी का भी। रॉबर्ट बताता है कि इस हफ्ते मैं वॉल्टेक से कोल्ड फ्यूजन खरीद रहा हूँ। इसकी मदद से मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, इस शरीर में नहीं बल्कि एक रोबोट के शरीर में। न्यूक्लियर युद्ध के बाद भी। वो बम गिराने का समय भी बता देता है, 14 अप्रैल 2065 सुबह 5:17 पर। कूपर चौंक जाता है, 14 अप्रैल, ये तो मेरी बेटी का जन्मदिन है। कूपर पूछता है, तुम्हें पता है लोग क्या कह रहे हैं कि तुम वॉल्टेक को वो हथियार दोगे जिससे वो दुनिया खत्म कर सके? रॉबर्ट कहता है, इस दुनिया पर बॉम्ब हमेशा कोई ना कोई गिराएगा ही। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई और खिलाड़ी बैठा है जिसके हाथ में असली कंट्रोल है। उसे डर है कि कहीं वो खुद सिर्फ एक प्यादा ना निकले। कूपर गुस्से में बोलता है, तुम सिर्फ सन की हो। रॉबर्ट भड़क जाता और चिल्लाने लगता है और कूपर वहां से निकल जाता है। प्रेजेंट में नॉर्म और उसके साथ ही वॉल्टेक के कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। वहां रॉनी एक डिवाइस ठीक करवा रहा होता है। नॉर्म क्लॉडिया के पास जाता है। वो थोड़ी इमोशनल हो गई होती है क्योंकि उसे अचानक एहसास होता है कि न्यूक्लियर हमले के बाद उसके मॉम डैड शायद जिंदा नहीं बचे होंगे, शायद उसकी बिल्ली भी नहीं। उसकी बिल्ली का नाम पपी था। नॉर्म उसे संभालते हुए बोलता है, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम इस तरह के प्रोग्राम के लिए बनी हो। क्लॉडिया बोलती है, मुझे इस जॉब में आए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था। फिर वो बार्ब का जिक्र करती है जो वॉल्ट टेक के एक बड़े डिपार्टमेंट की हेड थी। दोनों बार्ब के डिपार्टमेंट में जाते हैं और नॉर्म कंप्यूटर में कुछ करने लगता है। क्लॉडिया कहती है, मुझे पता है तुम बर्ड के लिए काम नहीं करते क्योंकि तुम उसकी तरह अजीब बातें नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ लोगों को सच पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रॉनी चुपके से ये सब सुन लेता है। जैसे ही क्लॉडिया वहां से जाती है, नॉर्म को फोर्स एवोल्यूशनरी वायरस यानी FEV के बारे में जानकारी मिलती है। रॉनी गुस्से में कंप्यूटर तोड़ देता है और चिल्लाता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम बर्ड के लिए काम नहीं करते, तुम हमारे बॉस नहीं हो। वो नॉर्म का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। इधर लूसी जैसे ही एडिक्टोल लेती है, उसके शरीर से सारा ड्रग्स बाहर निकलने लगता है। वो हर जगह उल्टियां ही करने लगती है। गूल लूसी को स्नेक ऑयल से मिलवाता है। स्नेक ऑयल बोलता है, मुझे तुम्हारे पिता ने भेजा है। वो काफी इम्प्रेस्ड है कि तुम उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, लेकिन वो एक बहुत ही सिक्योर बेसमेंट में है जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। लूसी जोर देकर बोलती है, तुम हमें वहां ले जाओगे। स्नेक ऑयल बोलता है, मैं नहीं ले जा सकता। वो बताता है कि हैंक कूपर के परिवार की देखभाल कर रहा है जो एक पॉड में सुकून से सो रहे हैं। स्नेक ऑयल गूल को धमकी देता है, अगर तुम अपने परिवार को तड़पते हुए नहीं देखना चाहते तो चुपचाप लूसी को उसी वॉल्ट तक पहुंचा दो जहां से वो आई थी। लूसी हैरान होकर गूल से पूछती है, क्या तुम सच में इसकी बात मान लोगे? गूल यानी कॉपर सिर्फ अपने परिवार से मिलना चाहता था। लूसी भावुक होकर बोलती है, अभी अभी तो हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। गूल लूसी को ट्रैंकुलाइज करके बेहोश कर देता है। फ्लैशबैक में रॉबर्ट से मिलने के बाद कूपर पूरी तरह हिल चुका था। वो बहुत ज्यादा शराब पीता है, फिर लोगों के कहने पर एक मिसाइल की सवारी भी करता है। प्रेजेंट में लूसी पावर फिस्ट पहनकर गूल को जोरदार मुक्का मारती है। वो खिड़की से बाहर उड़कर एक खंबे में जा घुसता है, लेकिन इसके बाद लूसी भी बेहोश हो जाती है। फ्लैशबैक में कूपर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश
होश आता है तो बार्ब उसका ख्याल रखती है। कूपर बोलता है मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इधर प्रेजेंट में हैंक अपनी बेटी लूसी से मिलने आ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वॉल्ट टेक ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की प्लानिंग का प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा था। प्लान ये है कि वो लोग 5 मेगाटन के कई बड़े धमाके करने वाले हैं। ये सब देखकर बार्ब बहुत खुश होती है। तभी एक साइंटिस्ट आता है और बताता है कि उसने वाटर चिप पर रिसर्च की है। कुछ चिप पहले से ही खराब होने वाले हैं, मतलब अब उन्हें पहले से पता होगा कि कौन सा चिप खराब होगा और वो अब खुद चुन पाएंगे कि किसका पानी पहले बंद करना है। उसी समय विक्टर मीटिंग में आता है और हैंक पीछे आकर बैठता है। जो दुनिया के सामने रॉबर्ट हाउस बना हुआ है, वो वॉल्ट टेक इंडस्ट्री को माइंड कंट्रोल डिवाइस का एक ऑटोमेटिक वर्जन देता है। बदले में वो बार्ब से कोल्ड फ्यूजन मांगता है ताकि वो वॉल्ट के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट जारी रख सके। बार्ब पूछती है कैसा एक्सपेरिमेंट। विक्टर कहता है ये जानने की तुम्हारी अभी इतनी औकात हुई नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। जब बार्ब अकेली होती है तो उसे अपने परिवार की चिंता होने लगती है। वो सोचती है क्या वो जो करने वाली है क्या वो सही है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। गूल खंबे में फंसा हुआ होता है। वो सामने गिरी हुई दवाई लेने की कोशिश करता है और आसपास गुजरने वाले लोगों से मदद मांगता है। तभी उसका कुत्ता वहां आ जाता है। गूल कहता है वो शीशी लाकर मुझे दो, लेकिन कुत्ता उसकी टोपी उठाकर ले आता है। गूल गुस्सा हो जाता है और फिर वहीं बेहोश हो जाता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। मीटिंग के बाद जब बार्ब अपने पति कूपर के पास आती है तो कूपर उसे पूछता है क्या तुम हमेशा से राक्षस थी या अभी बनी हो। बार्ब हैरान रह जाती है क्योंकि उसके पति ने सब कुछ सुन लिया होता है। दूसरी तरफ लूसी को होश आता है। वो एक साफ सुथरे कमरे में होती है। बाहर निकलते ही वो 2 लोग पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन वो दोनों लोग बहुत स्वीट होते हैं। फिर वो एक ऑफिस एरिया में आती है। वहाँ भी सब लोग बहुत मददगार होते हैं। ये देखकर लूसी हैरान होती है। दरअसल वो सब लोग माइंड कंट्रोल डिवाइस पर काम कर रहे थे। इसके बाद लूसी अपने पापा हैंक के ऑफिस में जाती है। उन्हें अपने सामने देखकर उसे यकीन नहीं होता। हैंक कहता है ये दुनिया फिर से कितनी बेकार हो गई है। लोग बॉटल कैप के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। तुमने भी देखा ही होगा, लोग कभी नहीं सुधरेंगे। लूसी अपने पापा की गर्दन पर चाकू रख देती है और बोलती है मैं आपको वॉल्ट 33 लेकर जाऊंगी। वहां आपका इंसाफ होगा क्योंकि आपने शेडी सैंड्स के लोगों को मार डाला था। हैंक अपनी जेब से हथकड़ी निकालता और बोलता है तो मुझे ये पहना दो। वो खुद को हथकड़ी पहना लेता है और बोलता है मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक मौका तो दो ताकि मैं बता सकूं कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। लूसी कुछ भी सुनना नहीं चाहती क्योंकि उसे लगता है उसके पापा उसका ब्रेन वॉश कर देंगे। उधर थैडियस और मैक्स एक जगह बैठकर आराम कर रहे होते हैं। मैक्स कोल्ड फ्यूजन को देख रहा होता है। थैडियस बोलता है इसे बेच देना चाहिए। मैक्स बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। दोनों रात में आग जलाकर बैठे होते हैं। थैडियस फिर कहता है अगर हमें आराम की जिंदगी मिली होती तो इस तरह चोरी नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे बेच दो, पैसे मिलेंगे तो आराम से जिएंगे। मैक्स कहता है शायद मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं शेडी सैंड्स में पैदा हुआ था, वहाँ मैंने काफी अच्छे लोग देखे थे। इधर रात में गूल अभी भी खंबे में फंसा हुआ होता है। वो छटपटाता है और अपने परिवार को याद करता है। उसी याद से उसे हिम्मत मिलती है। किसी तरह वो खंबे के ऊपर तक पहुंच जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। इतने में वहां पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर पहुंच जाता है। वो खंबे को तोड़ देता है और गूल को बाहर निकालता है। फिर वो मॉन्स्टर उसे खींच कर ले जाता है। इधर वॉल्ट 33 में रेग अपनी मंडली के साथ पार्टी कर रहा था। तभी वहां सोल्जर्स आ जाते हैं और तोड़फोड़ करते हुए बोलते हैं ओवरसीयर बेटी का आदेश है कि अब इस मंडली को राशन का एक भी सामान नहीं दिया जाएगा और अभी के अभी इस मंडली को बंद किया जाता है। बेटी सामने आती है और बोलती है वॉल्ट की भलाई के लिए मुझे यह करना पड़ा। रेग कहता है तुम भले मंडली को खत्म कर दो लेकिन तुम नाश्ते का बजट नहीं छीन सकती। बेटी उसे ऑफिस में बुलाती है मगर वो नहीं सुनता। वहाँ मौजूद लोग रेग की ही तारीफ करने लगते हैं। बेटी की तो कोई सुनता ही नहीं। दूसरी तरफ डेवी वुडी को ढूंढ रहा होता है। चैट सामने ही बैठा था। डेवी बोलता है आज हम दोनों चेकर्स खेलने वाले थे। फिर बोलता है कि मैं तो बस वुडी की खुशी के लिए चेकर्स खेलता हूँ, मुझे पता नहीं आज वो कहाँ गायब हो गया और तुम्हारी पत्नी स्टेफनी से शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं। चैट कहता है माफ करना लेकिन वो मेरी वाइफ नहीं है। जब चैट अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तो उसे एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी और स्टेफनी की शादी होने वाली है। ये देखकर वो हैरान होता है क्योंकि शादी कल ही है। उधर क्रिएचर गूल को अपने अड्डे पर ले आता है। वो क्रिएचर कहता है युद्ध हमारे सामने है इसलिए तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा। उसके पास यूरेनियम होता है जिसकी मदद से वो गूल को ठीक कर देता है। उसके पेट का जख्म भी भर देता है। क्रिएचर बोलता है गूल हो या हमारे जैसे म्यूटेंट, हम सबकी आबादी कम हो रही है इसलिए हमें अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा और इस सब के लिए जिम्मेदार है एनक्लेव। गूल कहता है मैं 200 साल से अकेला घूम रहा हूँ, मैं जो करता हूँ अकेले करता हूँ। क्रिएचर पूछता है तो फिर उसका कोई फायदा हुआ क्या। गूल बोलता है मैं किसी के साथ काम नहीं करता
सकता। क्रिएचर बोलता है लेकिन तुम्हें हमारे बारे में पता चल चुका है। फिर वो अपना भयानक चेहरा दिखाता है जो कि हल्क जैसा लग रहा था। उसका नाम होता है सुपर म्यूटेंट। इसके बाद वो गूल को मारकर बेहोश कर देता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। वहाँ उसकी पत्नी उसे बता रही होती है कि करीब 12,000 न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो चुके हैं। वो कहती है मैं ये सब अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। कूपर कहता है अपनी बेटी के लिए तुम करोड़ों लोगों को मार दोगी, उन बच्चों को भी जो तुम्हारी बेटी जैसे हैं। बार्ब कहती है दुनिया में मुझसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। कूपर उसकी आंखों में देखकर बोलता है तुमसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जब बार्ब ऑफिस में होती है तो वो बेटी से मदद मांगती है। वो पूछती है कोल्ड फ्यूजन डायोड को वोल्टेक में कैसे स्टोर किया जाता है, मुझे छोटी से छोटी जानकारी चाहिए। जैसे ही बार्ब लिफ्ट में जाती है उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उसे धमकाता है अगर इस कंपनी में तुम अपनी औकात भूली तो तुम भी मरोगी और तुम्हारा परिवार भी। अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं और तुम उन्हें खुद बताओगी कि गारंटीड रिजल्ट्स कब मिलेंगे, जब वो बॉम्ब खुद गिराएंगे। इसके बाद सीन मीटिंग में जाता है जहां बार्ब खुद बोलती है कि बॉम्ब वो लोग खुद गिराएंगे। ये जानकर कूपर अपनी पत्नी से पूछता है आखिर तुम्हें कौन धमका सकता है। उसकी पत्नी कहती है तुम इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत हो। कूपर पूछता है वोल्टेक को चलाता कौन है। बार्ब कहती है मुझे नहीं पता। कूपर कहता है तो फिर पता करते हैं। बार्ब मना करती है, बोलती है नहीं ये तुम्हारी कोई मूवी नहीं है। गुस्से में कूपर वहां से चला जाता है। प्रेजेंट में लूसी हैंक को गिरफ्तार करके ऑफिस में लाती है। अपने बॉस को इस हालत में देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, मगर हैंक सबको बोलता है चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरी बेटी बस इंसाफ करना चाहती है। लूसी अपने पापा से पूछती है आपको ये लोग कहाँ से मिले। हैंक बोलता है अलग अलग जगहों से। वो एक लड़की की तरफ इशारा करता है और बोलता है ये पहले मर्डर कर चुकी है लेकिन अब इतनी सुधर गई है कि ये बस पेंसिल शार्प करती है। फिर दो आदमियों की तरफ दिखाता है और बोलता है ये दोनों पहले एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन अब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक और औरत की तरफ इशारा करता है कि ये पहले आदमियों को पका देती थी लेकिन अब ड्राई फ्रूट्स का टेस्टी स्नैक्स बनाती है, तुम खाकर देख सकती हो। लूसी कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है। वो अपने पापा को लेकर बाहर निकलती है। जाते जाते वो सबसे बोलती है तुम लोग अपने अपने दुनिया में जा सकते हो, मगर सब लोग पूछते हैं वापस जाना जरूरी है क्या, वहाँ तो बहुत खतरा होगा। हैंक सबसे बोलता है मेरी बेटी के कहने पर मेरे जाने के बाद यहाँ के दरवाजे खुले रहेंगे। इतने में स्नेक ऑयल एनसीआर और लीजन के एक एक सोल्जर को पकड़ कर लाता है। उसमें से बिफ होता है जिसे लूसी पहचानती है। स्नेक ऑयल पूछता है इन दोनों के साथ क्या किया जाए, इनके डिवाइस एक्टिवेट नहीं हुए हैं। हैंक आदेश देता है तो फिर बटन दबा दो। इतने में लीजन वाला सोल्जर उठकर लड़ने लगता है। लूसी उसे काबू करने की कोशिश करती है मगर आखिर में वो खुद बटन दबा देती है। जैसे ही माइंड कंट्रोल डिवाइस एक्टिवेट होता है वो लड़ने वाला आदमी एकदम शांत हो जाता है। दुश्मन आपस में दोस्त बन जाते हैं। हैंक गर्व से खड़ा रहता है। उसे लगता है अब उसकी बेटी समझ गई होगी कि वो जो कर रहा है भलाई के लिए ही कर रहा है। उधर फ्लैशबैक में कूपर हैंक को अपने होटल रूम में ले आता है। हैंक बहुत नशे में था और एक ब्रीफकेस के साथ उसका हाथ हैंडकफ था। ड्रिंक करने के बाद हैंक पूरी तरह बेहोश हो जाता है। मौका देकर कूपर ब्रीफकेस खोलता है। अंदर एक इंजेक्टर रखा होता है। उसे समझ नहीं आता कि इसमें है क्या। वो हैंक को होश में लाने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता। तभी बार्ब अंदर आती है। वो हैंक को बेहोश देकर इंजेक्टर उठाती और उसके गले में इंजेक्ट करती है। इससे हैंक होश में आता है। तब पता चलता है कि इतने समय से हैंक के गले के अंदर कोल्ड फ्यूजन छुपाकर रखा गया था। प्रेजेंट में गूल का कुत्ता मैक्स और थैडियस के पास पहुंचकर भौंकने लगता है। कुत्ते का पीछा करते करते मैक्स गूल तक पहुंच जाता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। हम स्टेफनी और उसकी माँ जोएन को देखते हैं। दोनों एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में भाग रही थी। उनके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं जो उन पर गोलियां चला रहे थे। हालात बहुत खराब थे। आखिर में दोनों पकड़ी जाती हैं और उन्हें वापस कैंप में जाने को कहा जाता है। तभी एक आदमी आता है। वो खुद को खत्म कर लेता है और साथ में एक सोल्जर को भी मार गिराता है। उसी दिन को याद करके स्टेफनी की नींद खुल जाती है। उसके पास चैट सोया हुआ था। स्टेफनी की एक आंख नहीं होती। फ्लैशबैक में दिखता है कि एक गोली उसकी माँ जोएन को लग जाती है। स्टेफनी अपनी माँ को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन जोएन उसे कहती है तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करके साउथ जाना पड़ेगा। अब ये जंग तुम्हारी अकेले की है, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, जैसे भी हो जंग जीतना। इसके बाद स्टेफनी एक आदमी की गाड़ी चुरा लेती है और उसे मार डालती है। फिर एक बॉर्डर की तरफ बढ़ती है। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि सब भूल जाना, जहाँ तुम जा रही हो वहाँ सब अमेरिकन हैं और वो हमारे दुश्मन हैं। इधर प्रेजेंट में लूसी अपने पापा के तरीके को समझ जाती है और बोलती है कि ये दुनिया को बचाने का एक तरीका हो सकता है लेकिन ये गलत है।
है। हैंक कहता है सही और गलत की कई परिभाषाएं होती हैं। लूसी पूछती है डिवाइस असल में करता क्या है। हैंक बताता है ये दिमाग को साफ कर देता है, जितनी भी डरावनी यादें हैं उन्हें मिटा देता है। इस डायल से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी यादें मिटानी है। इस तरह लोग अच्छे इंसान बन जाते हैं। लूसी डिवाइस को बंद करना चाहती है और पूछती है इसे कैसे रोका जाए। हैंक बोलता है इसे बंद करने का कोई आसान तरीका है नहीं, तुम्हें मेन फ्रेम को प्रोग्राम करना होगा जो एक बेसमेंट में है जो यहाँ से दूर है। दोनों गोल्फ कार्ट से निकलते हैं और बेसमेंट पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर लूसी सोचती है कि मेन फ्रेम को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। तभी उसे वहां वही सोल्जर दिखाई देता है जो पहले उसे मारने वाला था, लेकिन अब वो एक सभ्य इंसान बन चुका है। ये देखकर लूसी सोच में पड़ जाती है। बाहर और भी लीजेंड्स घूम रहे हैं जो खून खराबा कर रहे हैं। अगर डिवाइस से उन्हें रोका जा सकता है तो शायद ये सही भी हो सकता है। दूसरी तरफ मैक्स और थैडियस गूल के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। थैडियस गूल से बात करने की कोशिश करता है। मैक्स पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। गूल कहता है अगर हम उस लड़की को बचाना चाहते हैं तो हमें वॉल्ट में जाना पड़ेगा, वहीं हैंक है और मेरा परिवार भी, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें डेथ क्लॉ वाले इलाके से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए हमें हथियार चाहिए। अचानक गूल मैक्स पर बंदूक तान देता और बोलता है अपनी मुट्ठी खोलो, तुम्हें यह कहाँ से मिला। मैक्स कहता है ये लूसी के लिए है, वो अच्छी इंसान है, वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। गूल बंदूक नीचे कर देता है, हल्का सा मुस्कुराता और आगे बढ़ने लगता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। कूपर एक होटल में रुका हुआ था। उसी होटल में स्टेफनी काम करती थी। कूपर एक बहुत मशहूर एक्टर हुआ करता था, इसीलिए स्टेफनी उसे देखकर बात करने लगती है। वो पूछती है आपको क्या पता है एक काम करने वाली लड़की को वॉल्ट में जगह कैसे मिल सकती है। कूपर उसे समझाता है वॉल्ट उतने अच्छे हैं नहीं जितने दिखते हैं, जरूरी ये है कि हम ऐसे कदम उठाए कि वॉल्ट की जरूरत ना ही पड़े। स्टेफनी पूछती है क्या वहाँ कोई नौकरी मिल सकती है। कूपर बेहोश पड़े हैंक की तरफ इशारा करके बोलता है इससे पूछो। स्टेफनी हैंक को लेकर चली जाती है। इसके बाद कूपर एक पॉलिटिशियन डायन से मिलने जाता है। कूपर जानता है कि डायन एक अच्छी इंसान है। डायन पूछती है तुम्हारी पत्नी लास वेगास क्यों आई है। कूपर बताता है मेरी पत्नी दुनिया की सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी सबसे पावरफुल इंसान को देने आई है, रॉबर्ट हाउस को। उसे एक डायोड चाहिए, उसके बदले में वो वॉल्टेक को न्यूक्लियर बॉम्ब देगा और जब बॉम्ब मिल जाएगा तो सिर्फ वही लोग बचेंगे और यही तो वो चाहते हैं। डायन भरोसा दिलाती है कि वो इस टेक्नोलॉजी को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेगी। वो बताती है कि लास वेगास में प्रेसिडेंट लैंड कर चुके हैं और वो ये कोल्ड फ्यूजन उन्हें सौंप देगी। कूपर प्रेसिडेंट से मिलना चाहता है। इधर प्रेजेंट में गूल मैक्स और थैडियस को एक वेयर हाउस में लेकर आता है। वहाँ बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। थैडियस जो खुद भी एक गूल है वो कूपर को कंधे के नीचे बना एक मुंह दिखाता और बोलता है क्या ये नॉर्मल है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन गूल कोई जवाब नहीं देता। मदद के बदले में गूल मैक्स से बोलता है कोल्ड फ्यूजन मुझे दे दो। फिर वो मैक्स को एनसीआर का पावर आर्मर दिखाता है। इसके बाद मैक्स कोल्ड फ्यूजन गूल को दे देता है। दूसरी तरफ नॉर्म को देखते हैं। अब सबको पता चल चुका है वो नकली मैनेजर है। रॉनी सबको बताता है कि नकली मैनेजर को मौत की सजा मिलती है। एक लड़का नॉर्म का सिर फोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उधर चेट स्टेफनी के सामने झूठी खुशी दिखाता है कि वो शादी के लिए काफी खुश है, लेकिन वो पूछता है क्या ये जरूरी है। स्टेफनी गुस्सा हो जाती है और बोलती है अभी मैं काम कर रही हूँ, बात बाद में करेंगे। चेट बर्तन धो रहा होता है, तभी उसे सिंक के अंदर वुडी का चश्मा मिलता है। ये देखकर वो डर जाता है। वो घबराकर स्टेफनी से पूछता है क्या तुमने वुडी को कहीं देखा। स्टेफनी कहती है वुडी को लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए वॉल्ट 31 भेजा गया है। चेट समझ जाता है कि वुडी शायद मर चुका है और वो चश्मा तोड़कर सिंक के अंदर फेंक देता है। बेटी एक सेव बॉक्स निकालती है। स्टेफनी वो बॉक्स देकर खुश होती है। बेटी उसे मिलने आती है और उसे धमकाती है, लेकिन स्टेफनी कहती है चिंता मत करो, पानी का एक्सेस मैं तुम्हें दे दूंगी। बेटी जवाब देती है तुम इसके साथ जो भी करोगी मैं उसका भागीदार नहीं बनूंगी। दूसरी तरफ मैक्स पावर आर्मर पहनकर गूल और थैडियस के साथ शहर तक पहुंचता है। सब लोग पावर आर्मर को देखकर हैरान होते हैं। उस पर लिखा एनसीआर देखकर लोगों में जोश आ जाता है। तीनों वहां डेथ क्लॉ को मारने गए थे। उनका स्नाइपर थैडियस था, लेकिन जब लड़ने का वक्त आता है उसी समय उसका हाथ उखड़ जाता है। उधर लूसी खूबसूरत येलो ड्रेस पहनकर अपने पापा के साथ डिनर पर जाती है। बीफ उनके लिए खाना और पानी सर्व कर रहा होता है। लूसी उसे पूछती है क्या तुम मुझे पहचानते हो, हम पहली बार पहाड़ियों में मिले थे, क्या तुम्हें एनसीआर याद भी है। बीफ पत्थर की तरह खड़ा रहता है, उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसकी सारी मेमोरी इरेज हो चुकी थी। लूसी चालाकी से अपने पापा को हैंडकफ कर देती है और उनका पिप डिवाइस चुरा लेती है। फिर वो मेन फ्रेम बंद करने निकल जाती है। इधर नॉर्म को होश आता है और क्लॉडिया उसका साथ दे रही होती है। नॉर्म अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और बताता है मैं भी सरफेस पर आ गया हूँ, लेकिन लूसी वहां से निकल चुकी होती है। चेट और स्टेफनी की शादी के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं। चेट काफी घबराया हुआ था। सबके सामने वो स्टेफनी को अपनी वाइफ मानने से इनकार कर देता है। वो सबको बता देता है कि स्टेफनी हम सबको धोखा दे रही है। वुडी के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। डेवी बोलता है लगता है दूल्हा
दूल्हा घबरा गया है, लेकिन चैट सबको बता देता है स्टेफनी हम में से एक नहीं है, वो कैनेडियन है। वो उसका आई कार्ड भी दिखा देता है और ये देखकर सब हैरान होते हैं। स्टेफनी का भांडा फूट जाता है, वो भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। उधर गूल और मैक्स मॉन्स्टर के इलाके में घुस जाते हैं। डेथ क्लॉ उन्हें देखकर गुर्राने लगता है। मैक्स आगे बढ़कर उनसे लड़ने लगता है, लेकिन उसका हाथ फंस जाता है। मैक्स गूल की तरफ बढ़ता है जो वॉल्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। गूल गोली चलाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी मैक्स उसे हरा देता है। फिर वो दोबारा और मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। गूल रॉबर्ट हाउस के ऑफिस के अंदर घुस जाता है और एक रेड बटन दबाता है। पीछे एक दरवाजा खुलने लगता है। फ्लैशबैक में कूपर प्रेसिडेंट से मिलता है और उन्हें कोल्ड फ्यूजन सौंप देता है। इधर लूसी जैसे ही मेन फ्रेम बंद करने के लिए कमरे में एंटर करती है, वहाँ टेबल पर रिप्रेजेंटेटिव डायन का कटा हुआ सिर रखा होता है जिससे सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। उधर गूल रॉबर्ट हाउस के ऑफिस में कोल्ड फ्यूजन एक मशीन में लगा देता है। मशीन चालू होती है और कंप्यूटर रीबूट होने लगता है। कहानी फिर से लीजन के इलाके में जाती है। वहाँ दो गुटों के बीच में युद्ध शुरू हो चुका था। एक सोल्जर लेसर्टा पुराने राजा की सड़ी हुई लाश को अपने साथ ले जाता है। उसके हाथ में एक नोट होता है, वो उसे खोलकर पढ़ता है। उसमें लिखा था, मैं ही सीजर हूँ, मेरे बाद यहाँ कोई राजा नहीं होगा। ये पढ़कर वो हैरान हो जाता है। फिर वो दूसरे सोल्जर को मार देता है और उसके बाद वो कागज खा जाता है और राजा का क्राउन पहनकर बाहर आता है। लेसर्टा सब लोगों से बोलता है अब हम वेगस जाएंगे और वहाँ अपना महल बनाएंगे। इधर प्रेजेंट में गूल के सामने कंप्यूटर पर रॉबर्ट हाउस दिखाई देता है। गूल उसे पूछता है अगर डायोड को उड़ा दिया तो क्या होगा। रॉबर्ट कहता है मैं ठीक से कह नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर जो असीम शक्ति है, अगर तुम उसे बाहर ले आओगे तो सिर्फ इस ग्रह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों को भी नुकसान होगा, इसीलिए उसके साथ छेड़छाड़ मत करना। गूल पूछता है मेरी फैमिली कहाँ है, तुमने बताया नहीं था कि मैनेजमेंट के लिए एक अलग वॉल्ट है। रॉबर्ट जवाब देता है क्योंकि तुम मेरे लिए डायोड नहीं लाए थे। गूल बोलता है तो तुम मुझे उस वॉल्ट का पता बता दो, फिर मैं ये मशीन बंद नहीं करूंगा। रॉबर्ट कहता है इसके लिए तुम्हें पिप डिवाइस पहनना पड़ेगा। उधर गेट टूट जाने की वजह से डेथ क्लॉ बाहर आ जाता है। ये देखकर शहर के लोग भागने लगते हैं। सब लोग बिल्डिंग के अंदर छिप जाते हैं। मैक्स अपने पावर आर्मर की पावर का इस्तेमाल करता है और बड़े मजे से मॉन्स्टर को मारने लगता है। इधर लूसी मेन फ्रेम वाले कमरे में पहुंचती है। जैसे ही वो डायन को छूने वाली होती है, डायन होश में आ जाती है। वो कहती है मुझे मार दो। उसकी ऐसी हालत देखकर लूसी को उस पर तरस आता है और वो उस पर वार कर देती है। दूसरी तरफ रॉनी और उसकी टीम नॉर्म को घसीट कर मारने ले जा रहे होते हैं। क्लॉडिया उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे भी मार पड़ती है। तभी सामने लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, लेकिन उसमें लिफ्ट नहीं होती। तभी बड़े बड़े कॉकरोच अंदर घुस आते हैं। एक लड़की तो मौके पर ही मर जाती है। सब लोग भागने लगते हैं और अलग अलग ऑफिस में छुप जाते हैं। रॉनी नॉर्म को अंदर आने नहीं देता। नॉर्म बाहर एक टेबल के नीचे छिप जाता है और सारे कॉकरोच ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। इधर गूल रॉबर्ट के बताए हुए वॉल्ट की तरफ बढ़ता है। इधर मैक्स मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते उसका सूट खराब हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर लगातार आते ही जा रहे थे। रॉबर्ट कूपर को बता रहा होता है कि उसने दुनिया के अंत की भविष्यवाणी बहुत सोच समझकर की थी, लेकिन जब बात आई कि भविष्य कौन चलाएगा तो एक आदमी ने उसे पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उसी आदमी ने वेगस में डेथ क्लॉ को रखा था और अब उसका एक प्यादा इसी बिल्डिंग में है। लूसी से मिलने उसके डैड हैंक आते हैं। वो कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो बोलते हैं रॉबर्ट एक रोबोट जैसा था, वो रोबोट की दुनिया बनाना चाहता था, मैं बस उसके प्रोडक्ट को एक पर्सनैलिटी देने की कोशिश कर रहा था। लूसी पूछती है वो औरत कौन थी। हैंक बोलता है कांग्रेस वुमन डायन। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जो सबको पसंद आती थी। ऐसे भले और सीधे साधे व्यक्तित्व की दुनिया में बहुत कमी है। लूसी पूछती है तो आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया। हैंक बोलता है बेटी तुम्हारे पापा का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। फ्लैशबैक में दिखता है कि हैंक कूपर और बार्ब से आकर मिलता है। वहाँ पता चलता है कि हैंक ने स्टेफनी को प्रपोज किया है। दोनों कुछ बोल नहीं पाते, बस उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देते हैं। स्टेफनी ने हैंक को फंसाया था ताकि उसे आसानी से वॉल्ट में जगह मिल जाए। लूसी अपने डैड से पूछती है आप इस सब से हासिल क्या करना चाहते थे। हैंक उसे एक छोटा सा माइंड कंट्रोल डिवाइस दिखाता और बोलता है अब दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि कौन ऑटोमेटेड है और इससे तुम फिर से मेरी प्यारी गुड़िया बन जाओगी। लूसी हैरान होकर अपने पापा को देखती और बोलती है आप पागल हो गए हैं। तब एक आदमी उसे पकड़ लेता है। उधर गूल वॉल्ट टेक बिल्डिंग के पास पहुंचता है और रॉबर्ट से बात करता है। रॉबर्ट बताता है तुम्हारी फैमिली 7th फ्लोर के
क्रायो चेम्बर्स में है। इधर मैक्स डेथ क्लॉ से लड़ते लड़ते थक चुका होता है। तभी उसकी मदद के लिए थैडियस स्नाइपर लेकर मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और रीलोड करने में काफी समय लगता है। इधर हैंक जैसे ही अपनी बेटी की गर्दन के पीछे माइंड कंट्रोल डिवाइस लगाने वाला होता है, तभी कूपर वहां पहुंचकर गोली चला देता है और गोली सीधा हैंक के पीछे लगती है। गूल बोलता है, मैं तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन इसका हक मुझे नहीं है। वो अपनी बंदूक लूसी को देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आर्मर खराब होने के बाद मैक्स पावर आर्मर से बाहर निकल आता है और वैसे ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शहर का एक आदमी देख लेता है कि मैक्स तो सिर्फ एक बच्चा है। वो उसकी मदद के लिए बंदूक लेकर तैयार होता है। तभी वहां एनसीआर सोल्जर पहुंच जाते हैं और बाकी सारे बचे मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। लूसी अपने पापा को मारती नहीं है, बल्कि वो माइंड कंट्रोल डिवाइस उनके गले के पीछे लगा देती है। वो अब अपने पापा को अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर पाएगी। हैंक अपनी बेटी से कहता है, लीजन भी यहाँ आने वाले हैं, वो कत्लेआम मचा देंगे, क्या तुम उन्हें रोक सकती हो? लूसी कहती है, पहले आप बताइए इस सब के पीछे का मकसद क्या है, नहीं तो मैं आपको वही पिता बना दूंगी जो मुझे हमेशा से चाहिए था। हैंक बताता है, ये एक्सपेरिमेंट तो ऊपर की दुनिया के लिए है, वर्ल्ड के लिए नहीं। मैंने पहले ही अपने डिवाइस लगे लोग भेज दिए हैं, उनके गले के पीछे लेटेस्ट डिवाइस लगे हैं, किसी को दिखाई भी नहीं देंगे। लूसी पूछती है, आप उनसे क्या करवाओगे? हैंक पीछे मुड़कर अपनी बेटी से कहता है, आई लव यू। फिर वो खुद ही बटन दबाकर अपने डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद वो एकदम भोला भाला सीधा इंसान बन जाता है। लूसी समझ जाती है कि शायद अब उसके डैड अब भूल चुके हैं कि वो उसकी बेटी है। तभी वहां मैक्स आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगते हैं। उधर स्टेफनी बेटी का दिया हुआ बॉक्स खोलती है और उसमें रखा पिप डिवाइस पहन लेती है। वो किसी से बात करते हुए बोलती है, मैं हैंक की वाइफ बोल रही हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो फेज 2 शुरू किया जाए। इसके बाद हम एक अलग जगह देखते हैं और यही है एनक्लेव। स्टेफनी की रिक्वेस्ट यही आई थी। उधर नॉर्म धीरे धीरे एक कमरे से बाहर आता है और देखता है कि वहाँ सब लोग मरे पड़े हैं, लेकिन क्लॉडिया अभी भी जिंदा होती है, इसलिए नॉर्म उसे लेकर बाहर निकलता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि रॉबर्ट ने कूपर को पहले ही आगाह कर दिया था, जब तक एनक्लेव है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, मुझसे भी गिरे हुए लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। कूपर ने कोल्ड फ्यूजन प्रेसिडेंट को दे दिया था और ये बात रॉबर्ट को पहले से ही पता था। इधर प्रेजेंट में गूल क्रायो चेम्बर्स तक पहुंच जाता है, अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है। उसे अपनी पत्नी और बेटी के पॉड मिलते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। फ्लैशबैक में दिखता है कूपर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा था। उसकी पत्नी के चेम्बर में कोलोराडो का एक पोस्ट कार्ड था जिस पर लिखा था, कोलोराडो अच्छा आइडिया है। कूपर अपनी पत्नी से कहता है, तुम किसी से कहना मत कि तुम मेरे साथ थी, बोल देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। यहीं से यकीन होने लगता है कि शायद उसकी फैमिली कहीं ना कहीं जिंदा है। मैक्स और लूसी रॉबर्ट हाउस के ऑफिस में आते हैं। लूसी बाहर वेगस का नजारा देखती है और बोलती है, मैं यहाँ सब रोक सकती थी, लेकिन अब युद्ध होकर रहेगा और ये सब मेरी गलती है। मैक्स उसे संभालते हुए उसका हाथ पकड़ता है। उधर गूल यानी कूपर अपने कुत्ते के साथ कोलोराडो के लिए निकल पड़ता है अपने परिवार को ढूंढने। आखिर में हम फिर से ब्रदरहुड का सीन देखते हैं। डेन क्विंटस के कमरे में आती है। वो एक बड़ा सा प्लानिंग का कागज लेकर आई थी जो क्विंटस ने मंगवाया था। क्विंटस कहता है, मैंने ब्रदरहुड को एकजुट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जोड़ने वाला क्विंटस मर चुका है और तोड़ने वाला क्विंटस पैदा होगा। उस कागज में लिबर्टी प्राइम मशीन बनाने का प्लान बना हुआ था और इसी के साथ फॉल आउट सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।